Welcome back all dear student. Today we are going to start some conceptual topics. किसके अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें कुछ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स स्टडी करने हैं और उसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक रेडियाई के बारे में। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे भाई एटॉमिक रेडियाई होती क्या है, और फिर एटम की जो रेडियस है, अब एटम की रेडियस किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई एटॉमिक रेडियस होती क्या है। देखिए एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई हो चाहे आपके पास एटॉमिक रेडियस, बात बिल्कुल सेम है। अब बात कर रहे हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस पे या एटॉमिक रेडियाई पे। देखो सिंपल सी एक बात आपको मैं क्लियर कर रहा हूं यहां पर, दिस वन इज न्यूक्लियस और ये आपके पास नंबर ऑफ शेल है। ठीक है, कोई भी एटम हमने प्रेजेंट किया, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर के आउटरमोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होगा ना, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर के आउटरमोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियाई। द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से आउटरमोस्ट सेल। अब बात कर लें भाई, जैसे हमारे पास मान लो ये है एक एटम है और यहाँ पर हमारे पास कोई सेकंड एटम है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कम है। तो इन दोनों में से एटॉमिक रेडियाई किसकी ज़्यादा होगी, एटॉमिक रेडियाई इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा। तो एटॉमिक रेडियाई जनरली हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई हमारे पास न्यूक्लियस से लेकर के आउटरमोस्ट शेल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई। अब हम बात करते हैं भाई एटॉमिक रेडियाई और भी कोई चीज़ होती है या उस और भी किसी टर्म में हम देखते हैं इसको। तो देखो इसको हम और भी काफ़ी टर्म्स में देख लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पर कोवलेंट रेडियस, सेकेंड वन इज वैंडरवाल रेडियस, थर्ड वन इज मेटालिक रेडियस, और फोर्थ वन इज आयोनिक रेडियस, और यू कैन से रेडियाई। दो बेटा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट रेडियस क्या होगी। ठीक है, कोवलेंट रेडियस को फाइंड आउट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड जनरली क्या होते हैं, द बॉन्ड इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो भी बॉन्ड बन रहा है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उसे हम क्या बोलेंगे, आपके पास कोवलेंट बॉन्ड। एग्जांपल देखिए, जैसे हाइड्रोजन है हैविंग वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, हाइड्रोजन हैविंग वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। अब क्या होगा, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका भी डबलेट कंप्लीट हो गया, इसका भी, मतलब कि दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनाया। राइट, अभी हम बात करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास और भी काफी एग्जांपल्स है इस चीज को लेकर के। क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन के पास वन इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। सिमिलरली है 1 2 3 4 5 6 7। अब दोनों ने क्या किया, बॉन्ड बना लिया शेयरिंग से, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए। तो आपने देखा कि म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं उसको हम क्या बात करेंगे, अब हम कोवलेंट रेडियस की बात करेंगे। किसकी, कोवलेंट रेडियस की। तो देखो कोवलेंट रेडियस क्या होता है, अब उस पर बात करते हैं। काफी सिंपल है कोवलेंट रेडियस का कॉन्सेप्ट भी। कोवलेंट रेडियस क्या होती है, कोवलेंट रेडियस। देखिए मान लो हमारे पास टू कोवलेंटली इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो हमारे पास हाइड्रोजन पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, प्लस में हाइड्रोजन पे भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है,
दोनों की कॉम्बिनेशन से हम लोगों के पास इसका न्यूक्लियाई और इसका न्यूक्लियाई दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बना, एक बॉन्ड बन गया। हम इसको इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, बॉन्ड बन गया, मतलब H2 मॉलिक्यूल बन गया। तो अब यहाँ पर देखो ये वाला जो बॉन्ड आपको शो किया गया है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। क्या है ये, कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड का तो हमें पता लग गया, लेकिन कोवलेंट रेडियस क्या होती है, सीधी सी बात है 1/2 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सीधी सी बात है, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ना इस न्यूक्लियस से लेकर के इस न्यूक्लियस के बीच में, तो सीधा क्या करना है हमें, कोवलेंट रेडियस के अंदर या कोवलेंट रेडियाई के अंदर 1/2 ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, या बोल सकते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फ्रॉम वन न्यूक्लियस टू द अदर न्यूक्लियस, या बोल सकते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, हम लोग ये बात बोल सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, और अभी हमने क्या स्टडी किया, कोवलेंट रेडियस के बारे में। नेक्स्ट देखिए, वैन डर वाल रेडियस। देखो इसमें it is defined as 1/2 of the nuclei of two identical isolated atom, or you can say isolated non-bonded atom, ठीक है। अब इस चीज को एक क्लियर करते हैं कि भाई वैन डर वाल रेडियस क्या है। सबसे पहले वही वाली बात है, अगर हमें वैन डर वाल बॉन्ड नहीं पता लगेगा तो वैन डर वाल रेडियस तक हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब देखो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोगों के पास लेट दिस वन इज H2 मॉलिक्यूल, दिस वन इज अनदर H2 मॉलिक्यूल, राइट। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास न्यूक्लियाई है, और यहाँ से यहाँ तक जो न्यूक्लियाई है, अब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शंस होंगे। तो नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन का मतलब ये न्यूक्लियाई से ये न्यूक्लियाइस के बीच में जो भी आपके पास इंटरेक्शन है या जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैन डर वाल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, वैन डर वाल। और हाफ ऑफ वैन डर वाल बॉन्ड क्या हो जाएगा, वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। तो यहां से हम लोग इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बॉन्ड की डिस्टेंस निकालो, उसका हाफ कर दो, क्या आ जाएगा, वैन डर वाल रेडियस आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटालिक रेडियस। क्या स्टार्ट करेंगे, मेटालिक रेडियस। देखो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस में आप देखिए, सबसे पहले हमें मेटालिक बॉन्ड ही समझना पड़ेगा, फिर हम लोग क्या पढ़ पाएंगे, मेटालिक रेडियस के बारे में पढ़ पाएंगे। देखिए स्टार्टिंग में हम लोग बात करें, भाई ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बना रहे हैं, किसका, मेटल का। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, देखो ये जो हमारे पास इंटरेक्शन है ना, किसका, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज कर्नल। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज कर्नल। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब
जो मेटल आयन है ना, जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ठीक है, दिस वन इज द मेटल आयन। मेटल आयन अट्रैक्ट द मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन विद द मेटल आयन। तो इसी को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड। इस इंटरेक्शन से जो बॉन्ड बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड। अब बात आती है कि मेटालिक रेडियस क्या होता है। तो मेटालिक रेडियस क्या है, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस between two adjacent metal ion। टू एडजेसेंट मेटल आयन का जो 1/2 ऑफ द डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटालिक रेडियस बोलेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं आयनिक रेडियाई की तरफ। देखो अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, आयनिक रेडियस के बारे में। आयनिक रेडियाई क्या होता है, आयनिक रेडियाई डिफाइन एज द इफेक्टिव डिस्टेंस from the nucleus of the ion up to which it exert its influence on its electron cloud। इसमें एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस भी होता है। और मेजर बात करें तो जैसे हमारे पास ये कैटायन है, ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पे लिया एक एनायन, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में अगर हम लोग बात करें कैटायन वाले केस में, तो ये रेडियस किसकी है, दिस इज द रेडियस ऑफ कैटायन, और ये हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ एनायन। अब आपने एक चीज यहां पर ऑब्जर्व करी कि रेडियस ऑफ एनायन मोर देन रेडियस ऑफ कैटायन। ऐसा क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे? जनरली हम दो रीजन देखते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन में आता है, अगर मैं एनायन की बात करता हूं तो एनायन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और शेल ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होंगे तो इस वाले केस की मैं बात कर रहा हूं, लेस न्यूक्लियर इफेक्ट होगा। लेस न्यूक्लियर इफेक्ट होगा तो साइज क्या होगा हमारे पास, मोर होगा, ठीक है। अभी मैं इन चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि भाई टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट इसके क्या इफेक्ट होंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक स्टडी करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ions of different element having same number of electron, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल पे हम लोग बात करते हैं, हम लोगों के पास N3- है, O-2 है, F नेगेटिव है, सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है हमारे पास, ठीक है, और हम लोग ले सकते हैं एल्युमिनियम आयन भी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई नंबर ऑफ, पहले तो इसका एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, सभी का एटॉमिक नंबर क्या होगा, ताकि एटॉमिक नंबर लिखने के बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स मेंशन करें। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 8, 9, 11, 12 और ये 13, दिस इज द एटॉमिक नंबर, जेड वैल्यू है ये। अब इस पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, तो कितने हो गए यहाँ पे 10। ओ 8 प्लस में 2 कितना हो गया 10, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, 11 माइनस 1 प्लस है तो माइनस हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, 12 माइनस 2 कितना हो गया 10, 13 माइनस में 3 कितना हो गया 10। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, सभी के सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। क्या है ये, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अभी मैं इसमें एक बात और कर लेता हूँ, जैसे हम लोगों के पास आयोडीन है, आई नेगेटिव है और आई पॉजिटिव है, ठीक है, एक तो न्यूट्रल स्पीसीज है, एक एनायनिक है और एक कैटायनिक है। तो ध्यान रखना इसमें कि एनायनिक स्पीसीज का साइज रेडियाई सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद न्यूट्रल स्पीसीज की, और लास्ट में हम लोग क्या लेंगे कैटायनिक स्पीसीज की, क्योंकि स्मॉल साइज होता है उसका। अब अगर मान लो ऐसी कंडीशन आ जाए, एक पर्टिकुलर स्पीसीज नहीं दे रखा हो, डिफरेंट स्पीसीज गिवन हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से आयनिक रेडियाई को फाइंड आउट करेंगे। तो इसी में समझो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
हम लोग निकालेंगे, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हम लोग निकालेंगे Z/E रेशियो। और Z/E रेशियो क्या होता है? आयनिक रेडियाई या रेडियस जो है हमारे पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसकी? Z/E रेशियो के। ठीक है, अब हमारे पास Z/E क्या है? 7/10, दिस इज द 8/10, दिस वन इज 9/10, दिस वन इज 11/10, दिस वन इज 12/10 और दिस वन इज 13/10। तो रिजल्टिंग हमारे पास क्या है यहाँ पर देखिए 0.7, 0.8, 0.9, 1.1, 1.2 एंड 1.3। आप देख रहे हो Z/E रेशियो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर Z/E रेशियो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है आयनिक रेडियाई क्या होगी? डिक्रीज होगी। आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि Z/E रेशियो क्या हो रहा है यहाँ पर? इंक्रीज। ठीक है, Z/E रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? आयनिक रेडियस के। ठीक है, अब हम चलते हैं कि टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट क्या इफेक्ट होंगे और कुछ प्रॉपर्टी के साथ चलेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। वेरिएशंस की बात कर रहे हैं हम लोग। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन क्या होगा और टॉप टू वेरिएशन क्या होगा? हर चीज़ को समझने के लिए, मतलब इनकी जितनी भी पीरियोडिसिटी है उनको समझने के लिए अगर हमें न्यूक्लियर इफेक्ट चीज़ समझ में आ गई ना तो समझ लो इन सभी का वेरिएशन हम कर सकते हैं। काफ़ी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे मैं बात करूँ आयनिक रेडियाई को लेकर के। ठीक है, आयनिक रेडियाई के बाद हम बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियाई को लेकर के। इसके बाद एटम की रेडियस को छोड़ देते हैं तो उसके बाद भी काफ़ी फैक्टर है हमारे पास। जैसे देखते जाओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयनेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। ठीक है, मेटालिक करेक्टर्स हैं। तो इन चीज़ों के बारे में भी हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आयन जो एटॉमिक रेडियस है उसका टॉप टू बॉटम क्या वेरिएशन है और लेफ्ट टू राइट क्या वेरिएशन और क्यों है, क्या रीजन है उसके पीछे, उस पर बात करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हम लोग बात करेंगे। देखिए, काफ़ी सिंपल सा प्रोस्पेक्ट है हमारे पास। देखिए, लेट हम लोगों के पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, बस सफिशिएंट एलिमेंट। आगे सेम वेरिएशन चलेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसी के अंदर। भाई सबसे पहले हम लोगों के पास लिथियम है ना, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई हमारे पास ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए न्यूक्लियस के शेल के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं भाई फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। सिमिलरली है फर्स्ट सेल में 2 एंड सेकंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 4 हो गए ना। 2 एंड हाउ मच इलेक्ट्रॉन? 1, 2 एंड 3। सिमिलरली है फर्स्ट सेल कैरी 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड सेल कैरी 4 इलेक्ट्रॉन। हेयर ऑल्सो सेम थिंग, 2, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, हम लोग के पास इस तरह से एक मैंने एटम्स को ड्रॉ किया है। अभी आप देख रहे हो कि भाई हमारे पास दिस न्यूक्लियस अट्रैक्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस न्यूक्लियस अट्रैक्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर सेल 3 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर सेल 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड नाउ 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम बात करें लेफ्ट टू राइट को लेकर के। ठीक है, लेफ्ट टू राइट को लेकर के देखिए एक बार, लेफ्ट टू राइट को लेकर के बात करें तो नंबर ऑफ शेल क्या है? रिमेन सेम। नंबर ऑफ शेल क्या है? रिमेन सेम। शेल मतलब दिस वन इज फर्स्ट सेल एंड सेकंड सेल, ऑर्बिट शेल होंगे। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ शेल तो सेम है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे आउटरमोस्ट शेल में तो क्या रिजल्टेंट आएगा?
न्यूक्लियस और आउटर सेल के बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज होगा? अट्रैक्शन। द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल इंक्रीजेस। क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ तो क्या इंक्रीज होगा? न्यूक्लियर इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। न्यूक्लियर इफेक्ट मतलब कि न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर न्यूक्लियस का इफेक्ट इंक्रीज हुआ तो न्यूक्लियस आउटर सेल को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या हो जाएगा? कंप्रेस। क्या हो जाएगा? कंप्रेस। अब हम बात कर रहे हैं इन सभी केसेस में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहां पर है? यहां पर। तो न्यूक्लियस इस केस में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने के बाद साइज क्या होगा? कंप्रेस। तो हम लोग एक बात बोल सकते हैं, अगर न्यूक्लियर इफेक्ट इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी? डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस क्या होगी हमारे पास? डिक्रीज। तो लेफ्ट टू राइट हमारे पास ये प्रोस्पेक्ट आ रहा है, काफी सिंपल सा प्रोस्पेक्ट है। लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे, नंबर ऑफ सेल क्या होंगे? सेम होंगे। नंबर ऑफ सेल सेम है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? कंटिन्यूअसली ऐड हो रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली ऐड होंगे तो क्या होगा? न्यूक्लियस से अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन होगा तो साइज कंप्रेस होगा, और साइज कंप्रेस होगा तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगी। दैट्स व्हाई लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही है? डिक्रीजेस। तो इस केस की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट टू राइट मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज। तो ये तो था लेफ्ट टू राइट जो हमें अपने दिमाग में रखना है। इससे एक बात और निकल के आई है सामने कि भाई ये बात आई है हमारे पास, न्यूक्लियर इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एटॉमिक रेडियाई, या हम बोल सकते हैं एटॉमिक साइज, क्योंकि रेडियाई डिक्रीज होगी तो साइज भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है इस केस के अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे टॉप टू बॉटम। ये तो था लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हमने सीखा कि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज। अब देखिए टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं टॉप टू बॉटम की, किसमें? एटॉमिक रेडियाई में ही बात कर रहे हैं। एटॉमिक रेडियाई वेरिएशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखो टॉप टू बॉटम में हमारे पास क्या होगा इसके अंदर? देखिए सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करें तो लिथियम है। लिथियम के बाद हमारे पास क्या है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। देखो तो हमारे पास ये टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। हम लोगों ने देखा इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 1 एंड 1। लेकिन एक चीज़ और ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर नंबर ऑफ सेल 2 है या 3 है या 4 है या 5 है या 6 है और यहाँ पर 7 है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें इसको, भाई हमारे पास लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 सेल और इंक्रीज होगा, फिर अगेन ए सेल इंक्रीजेज। ठीक है, फिर अगेन ए सेल इंक्रीजेज। तो आप देख रहे हो कंटिन्यूअसली एक सेल इंक्रीज हो रहा है। तो हम एक बात यहाँ पर क्लियरली बोल सकते हैं, देखो नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, number of electron remain in outermost cell remain same in outermost cell. So nuclear effect ये हम बोल सकते हैं attraction between nucleus and outermost cell
डिक्रीजेस, अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज। अब जैसे जैसे अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, जैसे हम बात कर रहे हैं अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियर इफेक्ट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। और न्यूक्लियस का इफेक्ट अगर डिक्रीज होगा तो साइज देखो, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर साइज इतना है, अभी ये साइज बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, और न्यूक्लियस इसको खींच भी नहीं पा रहा क्योंकि न्यूक्लियस का डिस्टेंस काफी दूर है। तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई, या हम बोल सकते हैं एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो टॉप टू बॉटम अगर हम बात करें तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज, क्या होगी, इंक्रीज। और न्यूक्लियर इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज, क्या होगा, डिक्रीज। तो इस बात से कंक्लूजन निकल के आया हमारे सामने, कंक्लूजन क्या आया, न्यूक्लियर इफेक्ट जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज आप बोल सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट वेरिएशन भी स्टडी किया और टॉप टू बॉटम वेरिएशन भी स्टडी किया। अब बाकी कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, जैसे आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनके बारे में स्टडी करते हैं और फिर वन बाय वन इनका वेरिएशन भी स्टडी करेंगे। देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर के। देखिए जैसे हम लोग बात करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में, और हम लोग बात करें आयनेशन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गया, मेटालिक करैक्टर के बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, जिसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। इन पे काफ़ी क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे इनके और फिर इनके क्वेश्चंस करेंगे। कुछ एक्सेप्शनल केस है वो मैं साथ साथ लेकर के चलूंगा। देखिए देखो हम लोग बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी को लेकर के। देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या मीनिंग है इसका, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल और गैसियस एटम। इस बात को थोड़ा क्लियर करते हैं। देखो हम लोग के पास लेड सोडियम है, सोडियम को सबसे पहले अगर मान लो सोडियम सॉलिड है तो हम लोग इसको सबसे पहले गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसका सब्लिमेशन करेंगे, और सब्लिमेशन के बाद हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या लगाएंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर 281, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और हमारे पास जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगी ना, उसको हम जैसे मान लो हमारे पास ये सेल, फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड में हमारे पास 8 और आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप ये सोचो कि अगर मान लो ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता तो एनर्जी ज़्यादा लगती, और ये अट्रैक्शन अगर वीक है तो एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के आया, न्यूक्लियर इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। न्यूक्लियर इफेक्ट जो होगा वो डायरेक्टली प्रश्न होता है किसके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस का अगर इफेक्ट होगा तभी इलेक्ट्रॉन्स, अगर ज़्यादा इफेक्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और अगर इफेक्ट कम हुआ तो एनर्जी क्या चाहिए, कम चाहिए। तो यहाँ से काफ़ी इजीली कंक्लूड हो चुका है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो क्या होगा, और टॉप टू बॉटम जाएं तो क्या होगा। लेफ्ट टू राइट हमें पता है न्यूक्लियर इफेक्ट इंक्रीज होता है, अभी हम पढ़ के आए हैं। अगर न्यूक्लियस इफेक्ट इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज।
और एटम की रेडियस अगर डिक्रीज हो रही है तो हम लोग एक बात कर सकते हैं, न्यूक्लियर इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, इंक्रीज। और सिमिलरली हियर अगर न्यूक्लियर इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, डिक्रीज। तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी और टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ। देखो एक एक्सेप्शनल केस का क्वेश्चन है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन ये है, आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन which one has more first ionization enthalpy? इन दोनों की अगर हम बात करें तो इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी रखेगा, और वो भी कौन सी वाली, फर्स्ट। अगर हम लोगों के पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p3, बिकॉज 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ऑक्सीजन की बात करें तो 1s2 2s2 और हमारे पास क्या हो गया, 2p4। अब क्या होगा, देखो इसके अंदर, इसमें हमें क्या करना है, आयनाइजेशन एंथैल्पी अप्लाई करनी है, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 1, ठीक है, 1 मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से जो निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 1। देखो नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन आउट करना है। अब आप गौर से देखो कि ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है कि ये स्टेबल। अब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्यों है, बिकॉज 2p3 का मतलब है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोगों के पास ये एक हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2p3 मतलब कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन से किसमें, आउटरमोस्ट सेल में। एक्चुअल में p में कितने होते हैं, 6। तो फुली फील्ड और हाफ फील्ड दोनों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, क्या होते हैं, दोनों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोगों ने अप्लाई की, अप्लाई ही करते ही क्या होगा, देखो नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन आउट हुआ, 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। और यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 एंड 2p3 बना हमारे पास। तो 1s2 2s2 2p3। अगर हम लोग इस क्वेश्चन में वैसे पूछा नहीं है, अगर हम लोग बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 2 की, तो एक बार साथ साथ उसकी भी बात कर लेते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 2। तो देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 2 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और इजेक्ट करेंगे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन और निकला तो क्या होगा, क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, 1s2 2s2 2p1। और अगर यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन और इजेक्ट होगा तो 1s2 2s2 क्या बन जाएगा, 2p2। अब आप देखो, अब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था कि नहीं था, ठीक है। अगर किसी भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से आपको इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी कंपेयर टू अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के आया, आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 1 फॉर नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन द आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 1 फॉर ऑक्सीजन, बट आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 2 ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 2 ऑफ नाइट्रोजन। रीजन क्या है, दोनों का आंसर सेम, ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर जो हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इस केस में ज़्यादा होगी, इस केस में क्या होगी, कम होगी। अब बात कर लेते हैं नोबल गैस की। तो नोबल गैस की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। अगर हम बात करें, पर देखो इस क्वेश्चन को यहाँ से हम लोग राइट डाउन करते हैं, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जीनोन है। इन नोबल गैस के बारे में बात कर लेते हैं। अब टॉप टू बॉटम हम देख रहे हैं कि भाई हीलियम जो है ना, हीलियम सबसे स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है। हमने बताया आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, न्यूक्लियर इफेक्ट के। और अगर स्मॉल साइज है तो न्यूक्लियर इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, बिकॉज न्यूक्लियर इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के। साइज स्मॉल, न्यूक्लियर इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा।
न्यूक्लियर इफेक्ट इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बात है साइज डिक्रीज होगा, और साइज डिक्रीज होगा तो इसका साइज सबसे स्मॉल है, और टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, इंक्रीज। ठीक है, अगर टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली एक बात क्लियर हो रही है हमारे पास कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ना वो क्या हो रही है, डिक्रीज। तो सबसे ज़्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में हीलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस पे और बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के। देखिए देखो लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि सबसे पहले लेस फिर ग्रेटर इस वजह से कर पाएगा। और उससे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी, ये फुली फिट कॉन्फ़िगरेशन है और ये हाफ फिट। तो फुली फिट एंड हाफ फिट कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई हैव मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो थर्ड वाला जो कंपोनेंट है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा कंपेयर टू फिफ्थ। ठीक है, अब बात करते हैं ये पी का केस है क्योंकि लेफ्ट राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई 3s1 और 3s2 है, 3s1 एंड 3s2 है, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो 3s2 वाले की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी कंपेयर टू सेकंड वाले। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कांसेप्ट को लेकर के कि आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं और उसमें आपको बताना है कि किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें बात करना है। और किसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, किसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, इस पे क्वेश्चन हमें डील करना है। तो देखो सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 और सेकंड है 1s2 2s2 एंड 2p1 और थर्ड वन है 1s2 2s2 2p4 और लास्ट है 1s2 2s2 और 2p3। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब हमें इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 1 1s2 2s1, अगेन आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 2 1s2, एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया। आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 3 1s1 बचा और आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 4 हमारे पास 1s0। ठीक है, अब इसी तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन हमें निकालते जाना है। आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 1 1s2 2s2, आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 1 1s2 2s2 2p3, आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 1 1s2 2s2 और 2p2। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज करेंगे हम लोग। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन और यहां से इजेक्ट हो जाएगा आउटर शेल से। अब क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन और आउट कर देंगे। अब एक एक इलेक्ट्रॉन और आउट हो जाएगा। तो देखो हमारे पास ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी और ये फोर्थ। सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी। तो देखो हाफ फिट कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, फोर्थ वाला है ना। तो आप ये ध्यान रखना कि फोर्थ वाले की अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं, डेल्टा H फर्स्ट की बात करूं, तो हमारे पास फोर्थ वाला जो है उसकी सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी क्योंकि ये क्या है, हाफ फिट। अब इसको भूल जाओ, इस पे बात करते हैं। ठीक है, इसमें देखो हाफ फिट कौन सा है, ये है ना। तो हमारे पास जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी, थर्ड वाले, इसकी होगी थर्ड वाले। अब इसको भूल जाओ, बात करते हैं इसके ऊपर। इस वाले केस में क्या होगा, तो देखो ये हीलियम का केस है 1s2, हीलियम के केस में तो वैसे सबसे ज्यादा होती है। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल साइज है, हाई न्यूक्लियर इफेक्ट है। तो इस वाले केस में क्या आएगा, हमारे पास जो फर्स्ट वाला केस है, थर्ड वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी किस केस में होगी, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, और फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा कहां पे होगी, इस वाले केस में, क्योंकि यहां पर क्या है 1s2। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये सेकंड। कौन सा है, ये सेकंड। करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि एंथैल्पी 1 और एंथैल्पी 2 हमें गिवन है और ये एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 और एलिमेंट 3 हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा अल्कली मेटल है और कौन सा हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अल्कली मेटल के ऊपर। अब हम जानते हैं कि भाई लेफ्ट टू राइट हमारे पास क्या होगा, भाई यहाँ पर हमारे पास मेटल होते हैं और जब हम लोग राइट में जाएंगे तो क्या आएंगे, नॉन मेटल आएंगे। हमें एक बात पता है कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज।
इट मींस नॉन मेटल की आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा। तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा है हमारे पास थर्ड एलिमेंट की। इट मींस थर्ड वाला हमारे पास क्या है, नॉन मेटल। क्या है, नॉन मेटल। अब हम बात करते हैं अल्कली मेटल की। अल्कली मतलब हमारे पास फर्स्ट ग्रुप वाला और अल्कलाइन मतलब सेकंड वाला। ठीक है, लेट हम लोग मान लेते हैं भाई इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। तो आप देखो ना कि लेफ्ट टू राइट आयनेशन एंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज होगी आयनेशन एंथैल्पी। अगर आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी तो सेकंड वाले की आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू फर्स्ट वाले के। तो देखो काफी क्लियर हो रही है बात। तो हमारे पास यहाँ पर 403 और यहाँ पे क्या है 549। तो इन दोनों में आयनेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, हमारे पास सेकंड वाले की ज्यादा है। तो सेकंड वाले की ज्यादा है तो सेकंड वाला हमारे पास क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ भाई जो हमारे पास सेकंड वाला है वो क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल और फर्स्ट वाला हमारे पास क्या हो गया, अल्कली मेटल। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फ्रॉम ईच सेट डिसाइड द एटम व्हिच हैज ग्रेटर फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा आयनेशन एंथैल्पी किसकी होगी, देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लेफ्ट टू राइट, फ्लोरीन क्या है हमारे पास राइट में और इसके आउटर मोस्ट में क्या है 2p5। तो एक इलेक्ट्रॉन को जल्दी से एक्सेप्ट करेगा ना कि लॉस करेगा। तो इट मींस इसकी आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा इन दोनों में कंपेयर करें तो एक्सेप्शनल केस हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए मैग्नीशियम, फास्फोरस और आर्गन। भाई यहां पर तो आपने क्या डिसाइड किया कि हमारे पास आंसर होगा क्या, फ्लोरीन। ठीक है, अब इन तीनों में देखो, इन तीनों में नोबल गैस कौन सी है, आर्गन है कि नहीं है, आर्गन हैविंग fully filled electronic configuration, that's why have more ionization enthalpy. But in this case बोरोन वाला ग्रुप है नहीं है, तो बोरोन वाले ग्रुप को हम लिख लेते हैं बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अब टॉप टू बॉटम हमारे यहाँ लेफ्ट टू राइट नहीं जा रहे, क्या हो रहे हैं टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें बोरोन, एल्युमिनियम और गैलियम में, इन तीनों में सबसे कम आयनेशन एंथैल्पी किसकी होगी, गैलियम की, एंड देन एल्युमिनियम की, और सबसे ज्यादा आयनेशन एंथैल्पी किसकी होने वाली है, बोरोन की। किसकी होगी, बोरोन की, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारे पास, बोरोन आएगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेडिक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज ग्रेटर आयनेशन एंथैल्पी। बोरोन एंड कार्बन की हम लोग बात करें तो देखो काफी सिंपल होगा हमारे लिए। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरफ से हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बोरोन की आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी किसके कंपैरिजन में, कार्बन। तो आउट ऑफ दिस टू व्हिच वन हैज मोर आयनेशन एंथैल्पी, कार्बन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हैव सम एक्सेप्शनल केस, नाइट्रोजन हैविंग 2p3 और ऑक्सीजन हैविंग 2p4। दिस वन हैज half filled electronic configuration, that's why nitrogen have more ionization enthalpy compared to oxygen. But as we compare fluorine and neon, neon have fully filled electronic configuration, noble gas, that's why higher ionization enthalpy compared to fluorine. So ये कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, और क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स रिक्वायर्ड ऑल द एटम ऑफ सोडियम टू सोडियम आयन। जितने भी सोडियम के आपके पास एटम है उसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देंगे, सोडियम आयन में। ठीक है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है हमें कितनी गिवन है, 495 किलोजूल पर। और क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एनर्जी हमें किसमें फाइंड आउट करनी है, जूल। ठीक है, किसके लिए फाइंड आउट करनी है, 2.3 मिलीग्राम ऑफ सोडियम के। अभी हम बात करते हैं कि भाई सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। 2.3 मिलीग्राम को मैंने लिख लिया ग्राम के अंदर, बिकॉज 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू व्हाट, 10⁻³ ग्राम। ठीक है, अब डिवाइड में करेंगे, गिवन मास हो गया ऊपर, अपन में क्या देगा, मोलर मास, पॉइंट डालेंगे 10 आ गया। ठीक है, 23 से 23, तो ओवरऑल हमारे पास क्या है, 10⁻⁴ मोल आ गए। यस और नो, हम लोगों ने यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए। अब हमने देखा कि 1 मोल में 1 मोल रिक्वायर एनर्जी टू कन्वर्ट सोडियम टू सोडियम आयन, हाउ मच, 495 किलोजूल, राइट।
बिकॉज किलो जूल पर मोल है ना, तो हमारे पास इतने मोल में कितना होगा 10⁻⁻⁴ मोल में, तो 495 into 10⁻⁻⁴ आ जाएगा दिस एनर्जी इन किलो जूल। इसमें आ गई किलो जूल में, तो हमने इतने मोल में निकाल लिया। अब इस किलो जूल को हमें किस में निकालना है, जूल में, तो सीधी सी बात है 495 10⁻⁻⁴ इनटू में क्या आ जाएगा 10⁻3, क्योंकि हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया इसको, तो 495 into 10⁻⁻ क्या आ गया माइनस का 1 जूल, ठीक है। रिजल्टेंट क्या आया 49.5 जूल। यहां से हम लोग आंसर निकालेंगे 49.5 जूल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल द एटम ऑफ मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम आयन। देखो मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट आयनिक एंथैल्पी अप्लाई होगी, और फिर Mg+ आयन को हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, Mg2+ आयन के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट आयनिक एंथैल्पी कितनी गिवन है और सेकंड आयनिक एंथैल्पी हमें कितनी गिवन है, एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट आयनिक एंथैल्पी हमें गिवन है 737.76 और सेकंड हमारे पास 1450.73 किलो जूल पर मोल, इट द सेम थिंग किलो जूल पर मोल। तो टोटल आयनिक एंथैल्पी कितनी आई, Mg को डायरेक्ट Mg2+ में कन्वर्ट करने के लिए, तो टोटल आयनिक एंथैल्पी हमारे पास आएगी 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने में कितना आया 2188.79, एक बार ऐड कर लेना, आई थिंक 49 आएगा, क्योंकि यहाँ से 14 हो गया, ठीक है, तो 49 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आएगा किलो जूल पर मोल। तो आपने देखा कि 1 मोल मैग्नीशियम को Mg2+ में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, कितनी एनर्जी किलो जूल में। हमें किसमें कन्वर्ट करना है, हमें सिर्फ 24 मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है, तो 24 मिलीग्राम में मोल्स कितने होते हैं वो चेक कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास मिलीग्राम को ग्राम में चेंज कर लेंगे, और मैग्नीशियम का मोलर मास होता है 24, तो 10⁻³ मोल आ गए, ठीक है। हमारे पास 1 मोल का डाटा है, हमें किसका निकालना है 10⁻³ मोल का डाटा निकालना है, तो 2.188.49 into 10⁻³ किलो जूल। तो ये एनर्जी हमारे पास आ गई किसके लिए 24 मिलीग्राम के। देखिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द आयनेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 13.60 कैलकुलेट द एनर्जी इन किलो जूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ H+ आयन। तो सबसे पहले लोग बात करते हैं कि हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी है कितनी। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें गिवन है 13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हमें एनर्जी निकालनी है किसमें, किलो जूल में, तो सबसे पहले इस एनर्जी को किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। EV का मीनिंग आपको दे रखा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मीनिंग है 96.49 किलो जूल पर मोल। तो ये एनर्जी हमारे पास किसमें आ गई, किलो जूल पर मोल में। तो हम लोगों ने बात यहां से डिसाइड की 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयोनाइज रिक्वायर एनर्जी हाउ मच 13.6 into में 96.49 किलो जूल। बट हमें किसमें निकालना है, सिर्फ 0.1 मोल में निकालना है ना, तो 0.1 मोल के लिए लोग क्या करेंगे 13.6 96.49 और इनटू में क्या आ जाएगा 0.1, तो किसमें आ जाएगा किलो जूल में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, द फर्स्ट एंड सेकंड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ हीलियम। तो बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एंथैल्पी। तो हीलियम की हमारे पास क्या है, हीलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें गिवन है 24.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हीलियम की जो हमारे पास सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हमें गिवन है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले हम लोग टोटल आयनेशन एंथैल्पी निकालेंगे, दोनों का सम कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 24.58 54.4, ठीक है। रिजल्टेंट हमारे पास आया 8 और ये 78.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, एनर्जी किसमें निकालनी है, किलो जूल में। तो सबसे पहले इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डाटा दे रखा है हमें 96.49, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा किलो जूल पर मोल में। आंसर किसमें निकालना है आपको, 1 मोल में तो निकालना है, तो आंसर आ चुका है 1 मोल में कितनी एनर्जी है, यही तो एनर्जी है हमारे पास, डायरेक्ट आंसर आ चुका है, ठीक है। तो यहां से हम क्वेश्चन कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए हम लोग के पास डेल्टा H1 है, डेल्टा H2 है मैग्नीशियम की, तो हम लोग बात कर लेते हैं Mg से Mg प्लस एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ और हमारे पास फर्स्ट आयनेशन गलती कितनी है 740 किलोजूल पर मोल, ठीक है। और हमारे पास Mg प्लस से Mg2 प्लस में कन्वर्ट होगा तो हमारे पास सेकेंड आयनेशन गलती कितनी गिवन है 1450 किलोजूल पर, ठीक है। ये एनर्जी में गिवन है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, देखिए इसके अंदर हम बेसिकली करने वाले भाई टोटल का हमें अमाउंट कितना दे रखा है, टोटल हमें मैग्नीशियम दे रखा है ओनली 1 ग्राम। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, गिवन मास अपॉन में मोल मास। तो जब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आएगा 0.0417, मतलब इतने मोल्स है हमारे पास, ठीक है। और टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी है 50 किलोजूल, कितनी है सिर्फ 50 किलोजूल। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें हम करते हैं कि भाई हमारे पास अगर हम 1 मोल की बात करें Mg से Mg प्लस में कन्वर्ट करने के लिए, अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो 1 मोल के लिए मेरे पास एनर्जी कितनी चाहिए 740। अगर हमें 1/24 मोल 1/24 मोल अगर हमें इतने मोल को कन्वर्ट करना हो तो एनर्जी होगी 30.83 किलोजूल हो जाएगी एनर्जी। अब 30.83 टोटल कितनी है 50, तो हम लोग क्या करेंगे बची हुई एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई 50 माइनस में 30.8 19.17 किलोजूल आ गया। अब आप ये सोचो कि कितने मोल इसके इसमें कन्वर्ट होंगे। आपने ये तो बता दिया, जैसे मान लो हम लोग के पास कोई भी 20 स्टूडेंट है और हम लोग के पास 30 पेन है, कितने पेन है 30 पेन, 20 स्टूडेंट है 30 पेन है, तो मैंने सभी को क्या किया भाई 30 पेन एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो 20 स्टूडेंट है उन सभी के पास एक एक पेन आ चुका है, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं और बचे हुए 10 पेन दूंगा, तो उन बच्चों के पास कितने पेन आ गए, उन बच्चों के पास एक तरह से बोल सकते हैं 2-2 पेन आ गए। तो जिन बच्चों के पास 2-2 पेन आ गए उनकी क्वांटिटी यहाँ से कम हो गई कि नहीं होगी। अब हम बहुत बोल सकते हैं 10 बच्चों के पास तो क्या है 10-10 पेन है और 10 बच्चों के पास कितने हैं टोटल 20 पेन है। समझ में आ रही बात ये, तो 10 प्लस में 20 कितना हुआ 30। इसी तरह से बात करेंगे Mg से Mg प्लस में कन्वर्ट हुआ तो जितना भी कन्वर्ट हुआ अब वो आगे कन्वर्ट होगा, मतलब इसमें से अमाउंट खत्म होगा। टोटल मोल मैंने कन्वर्ट कर दिया यहाँ तक, अब टोटल मोल से कुछ मोल कहाँ चले जाएंगे Mg+2 के अंदर। तो Mg+2 में कितने जाएंगे, सिर्फ इतनी एनर्जी हमारे पास है, तो हम लोग बात कर लेते हैं इसमें 41450 कितनी है 1450 किलोजूल एनर्जी हमारे पास। इसमें हमारे पास 1 मोल आगे जाएंगे। अगर हमारे पास 1 किलोजूल एनर्जी होती तो 1/1450 ट्रांसफर होता, 19.17 है तो 1450 इंटू में 19.17, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास कितने मोल आए वो बात कर लेते हैं 0.0132 मोल आए, ठीक है। ये किसके मोल आए Mg2 प्लस के, तो ये किसके मोल है ये टोटल मोल है। तो टोटल मोल कितने हमारे पास 1/24 मोल है और Mg2 प्लस के मोल कितने हैं 0.0132। तो Mg प्लस का क्या आएगा T माइनस में Mg2 प्लस, मतलब टोटल माइनस में Mg2 प्लस, तो 0.0285 ये किसके आ गए Mg प्लस के। अगर परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे Mg प्लस के लिए Mg के मोल्स अपॉन में टोटल इनटू में 100। यहाँ से हम लोग परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमसे क्या पूछी है, अगर परसेंटेज पूछी है, ठीक है।